हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ जोन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है टू सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। और हम यहाँ पे जितनी भी थ्योरी होगी उसे कंप्लीट करेंगे और आपको मैं सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिखाऊंगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है बिफोर स्टडिंग द इलेक्ट्रिसिटी, वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। और जो SI यूनिट है चार्ज की वो होती है कूलम और हम उसे डिनोट करते हैं कैपिटल C के साथ। और यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोटॉन्स और इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है पहले से पता होगी, लेकिन मैंने जस्ट यहाँ पे रिफ्रेश करने के लिए लिख रखी है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है दैट कि हमारे पास जो अनलाइक एंड जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे बेसिकली अगर आपके पास कभी भी दो चार्जेस हो, एक हो पॉजिटिव और एक हो नेगेटिव, तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। दैट इज क्वाइट सिमिलर टू अ मैग्नेट, जहाँ पर हमारे पास एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो अगर मैं एक और मैग्नेट यहाँ पे लेके आता हूँ जिसका जो ओरिएंटेशन है वो ऑपोजिट है, दैट इज N, और यहाँ पे S, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। सेम वे में अगर हमारे पास दो लाइक या फिर आप कह सकते हैं जो सिमिलर चार्जेस होंगे तो उस केस में वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे और अगर दो आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो भी एक दूसरे से दूर जाएंगे। इससे भी अगर आप मैग्नेट की मदद से समझना चाहें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये N आ गया आपका, ये S आ गया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और यहाँ पर आपका आ गया साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ये हमेशा आप जितना मर्जी इन्हें पास ले जाने की कोशिश करें ये हमेशा दूर ही जाएंगे। सेम वे में अगर आप इनकी जो ओरिएंटेशन है वो N को आप यहाँ कर दें और यहाँ पे N को यहाँ पे कर दें, मतलब S यहाँ पे चला जाए, उस केस में भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो है दैट चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मुझे पता है कि उसके ऊपर चार्ज कितना है तो मैं उसे हमेशा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, बेसिकली इट इज अ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फिर एलिमेंट्री चार्ज, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो उसकी वजह से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे विच इज Q = NE। तो यहाँ पर Q आपका रिप्रेजेंट करता है नेट चार्ज को, N आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E आपका रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगर आपके पास कभी भी यहाँ पर गिवन हो दैट कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर लेटेस्ट से जो चार्ज है वो है 1 कूलम और आपको फाइंड आउट करना है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है N की वैल्यू, और आपको पहले से पता है E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप यहाँ पे ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है उसे यूज कर लेंगे, Q = NE, और यहाँ पे आप इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा लेंगे तो N की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी Q/E के बराबर। तो आप यहाँ से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर आपको पता है कि उसके ऊपर नेट चार्ज कितना है। सेम वे में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाएं और आपको बोला जाए कि बताइए कि नेट चार्ज कितना है, तो आप जस्ट वहाँ पे Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ N एंड E। तो आप अगर इसको याद रखना चाहें तो कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉपकीपर के पास गए स्टेशनरी में, तो वहां पर आपने कहा कि मुझे 5 पेन्स चाहिए 10 रुपीज के। तो आपके पास जो नेट कॉस्ट आएगी 5 पेन की
नेट कॉस्ट वो आ जाएगी आपकी कॉस्ट 1 पेन की इनटू नंबर ऑफ पेन। यहाँ पर ये आपका जस्ट सिंपल हो जाएगा 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। यहाँ पे जो नेट कॉस्ट है आप उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं दैट ये हमारा नेट चार्ज आ गया, कॉस्ट ऑफ 1 पेन आपका आ गया एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसके बारे में आपको पहले से पता है, और जो यहाँ पे नंबर ऑफ पेन है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो यहाँ पे ये आ गया आपका n, ये आ गया आपका e और ये आ गया आपका q। तो आप चाहे तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो है दैट जो नेट चार्ज है वो है 1 कूलम्ब का, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। और हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ n विच इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हम क्या करेंगे, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था पिछली स्लाइड में दैट वाज q इज इक्वल टू ne, उसमें हम जाके इसे सब्स्टिट्यूट करा देंगे तो हमारे पास आएगा 1 कूलम्ब इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। और आप यहाँ पे जो n है उसे एक साइड रख लीजिए और बाकी जो वैल्यूज हैं उसे दूसरी साइड भेज दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। और सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा दैट n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। सो आप देखेंगे तो ये जो n की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा यूज है। अगर आप इसे लिखना चाहें नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं नंबर्स, जैसे कि आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 6 2 5 और इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे 0 0 0 करके, इस तरह से यहाँ पे आपके पास टोटल जो जीरोस बनेंगे वो होंगे 16 जीरोस। सो विच इज अ ह्यूज नंबर। सो अब फाइनली हम पढ़ेंगे अपना इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। सो इसका मतलब क्या है बेसिकली, सो इसका मतलब ये है कि एक कंडक्टर के थ्रू एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो किए। ठीक है, तो इसे आप कुछ इस तरह समझिए, लेटेस्ट से हमारे पास एक यहाँ पे एक कंडक्टर है और इसे मैंने यहाँ पे एक सर्किट से कनेक्ट कर रखा है। ये हमारा सेल आ गया और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से। तो सेल का काम क्या है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना ताकि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो पाए। ओके, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा तो आपको बेटर समझ आएगा। तो यहाँ पे हुआ कि आपने जैसी सेल लगाया तो यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देगा कुछ इस तरह से। तो आप यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से वो यहाँ पे मूव करेंगे दूसरी साइड में। ओके, तो इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं बार बार इलेक्ट्रॉन का ही यूज क्यों कर रहा हूँ, प्रोटॉन क्यों फ्लो नहीं कर सकता। तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल है दैट जो प्रोटॉन होता है वो ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स हेवियर होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। सो इसका मतलब ये है कि आप जो मर्जी कर लीजिए आपका जो प्रोटॉन है वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये सिंपल सा चीज है कि अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो आपके पास लेटेस्ट से आपके पास एक पत्ता है और आपके पास एक पत्थर है। ठीक है, तो इन दोनों में से हवा तेज चलेगी तो कौन उड़ेगा। सो बेसिकली आंसर होगा कि जो पत्ता है वो उड़ जाएगा क्योंकि उसका जो मास है वो कम है। ठीक है, उसी तरह से जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा, ना कि प्रोटॉन। सो यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे ये आपका प्रोटॉन हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा थ्रू दिस एग्जाम्पल। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला किस तरह से आता है। ठीक है, तो आपको अगर एक चीज याद होगी, जब हम क्लास 9th में वेलोसिटी पढ़ते थे, एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ते थे, तो वहां पे भी हमारे पास एक टर्म आती थी दैट वाज रेट ऑफ। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ करके हमारे पास आता था। तो रेट का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिखूं तो वेलोसिटी वाज सपोज टू बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इट वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता था वो होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, रेट लिखा होता था इसलिए हम उसे डिवाइड करा देते थे टाइम के साथ। तो सेम वे में यहाँ पे हमारे पास है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
तो हम यहाँ पे जो चार्ज होगा उसे T से डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। और हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसे डिनोट करते हैं कैपिटल I के साथ, और यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज होता है वो होता है Q से डिनोट, और जो टाइम होता है वो स्मॉल t से। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है I इज इक्वल टू Q बाय T। और यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिख दी कि I, Q और T क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट सम अदर थिंग्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास जो SI यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, दैट इज एम्पियर, और हम इसे डिनोट करते हैं यूजिंग कैपिटल A। और जो डिवाइस हम यहाँ पे यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए वो होता है एमीटर। तो आप उसकी जो इमेज है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वो कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ पे जो A आप सेंटर में लिखा हुआ देख रहे हैं वो एम्पियर को रिप्रेजेंट करता है। तो और ये जो एमीटर होता है हमेशा वो कनेक्ट किया जाता है सीरीज के अंदर, और इसकी वजह से यहाँ पे रीजन इसका सिंपल है क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है बहुत ज्यादा कम होती है। हो सकता है आपको अभी ये जो सीरीज और यहाँ पे मैंने जो रेजिस्टेंस लिखा है वो समझ ना आ रही हो, लेकिन मैं ये चीज आपको और बेटर तरह से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन कराऊंगा रेजिस्टर का, तो आपको वहाँ पे ये चीजें बेटर समझ आएंगी। लेकिन अभी के लिए आप जस्ट इन्हें याद रख लीजिए कि जो एमीटर होता है उसे हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। अब किस लिए करते हैं, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है इसका कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है। अब हम देख लेते हैं दैट हाउ मच इज 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे ये है, when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई एक कंडक्टर है, चाहे वो उसका साइज कैसा भी हो, अगर उसमें से 1 कूलम ऑफ जो चार्ज है वो फ्लो करता है इन 1 सेकेंड, तो हम उस करंट को कहते हैं 1 एम्पियर। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q बाय T। तो I मेरा 1 एम्पियर कब होगा, जब Q भी 1 होगा और T भी 1 होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, हमारे पास आ गया 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो इसी से हमारे पास ये जो डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है वो आती है। सो आपको अगर पूछा जाए डिफाइन 1 एम्पियर, तो आपको यहाँ पे दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी, और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 1 एम्पियर या फिर एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। ओके, ये कैसे आया, क्योंकि देखिए आप A को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग कैपिटल A, कूलम होता है आपका कैपिटल C, और जो टाइम होता है आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द सेकेंड विच इज स्मॉल s। सो आप लिख सकते हैं दैट एम्पियर इज इक्वल टू C बाय S। सो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो ऑटोमेटिकली कभी भी फ्लो नहीं करता फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो उसके लिए जो चीज हमें क्रिएट करनी पड़ती है, जो चीज हमें अप्लाई करनी पड़ती है, वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप इसे कुछ इस तरह समझिए, लेटेस्ट से ये हमारा ग्राउंड है और इसके नीचे कहीं यहाँ पर हमारे पास पानी रखा हुआ है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये जो पानी है वो हम उसे सरफेस पे लेके आए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहली बात तो यहाँ पे हमने लगा दी एक पाइप। अब पाइप से ऑटोमेटिकली तो पानी नहीं आने वाला, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगा, यहाँ से जो पानी है हमारा उसे सक करके ऊपर लाएगा और यहाँ पे सरफेस पे ले आएगा। तो यही काम होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराता है। सो यहाँ पे अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास है दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो लेटेस्ट से अगर मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पे और मैं इसे मूव कराना चाहता हूँ इस पॉइंट तक, ठीक है, तो इस पॉइंट तक मूव कराने के लिए मुझे कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। सो दैट इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस, और इसे हम डिनोट करते हैं यूजिंग द कैपिटल V। और जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है V इज इक्वल टू W ओवर Q।
तो यहाँ पे जो V है वो रिप्रेजेंट करता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जो W है वो रिप्रेजेंट करता है आपका वर्क डन, और जो Q है वो रिप्रेजेंट करता है आपका क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, मतलब कितना चार्ज आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव किया। अब एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हमेशा कोई भी चीज हमेशा हाई टू लो मूव करती है। सेम वे में आपके पास अगर कभी दिया हो कि किस डायरेक्शन में जो करंट है फ्लो करेगा, तो आप हमेशा याद रखिए जो करंट है वो फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कोई भी चीज हमेशा इसी तरह से फ्लो करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिवर है, वो काफी हाइट से निकलती है, नॉर्मली हिल्स के बीच से निकलती है, तो वो हाई ऑल्टीट्यूड से निकलती है और किस तरफ जाती है, लो ऑल्टीट्यूड की तरफ, कुछ इस तरह से। या फिर आपने एक चेम्बर ले लिया और यहाँ पे बीच में आपने पार्टीशन लगा दिया और यहाँ पे आपने काफी सारे एक गैस यहाँ पे भर ली। तो अब जैसे इस पार्टीशन को यहाँ से हटा देंगे तो होगा क्या कि जो हाई कंसंट्रेशन था यहाँ पे गैस का, वो तुरंत यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो गैस है वो फ्लो करी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सेम चीज आपका होता है टेम्परेचर के साथ। अगर आप यहाँ पे एक कप ऑफ टी रख देते हैं या फिर कॉफी रख देते हैं, तो आपका हमेशा याद देखिएगा कि जो कॉफी या फिर टी होता है वो हमेशा गर्म होती है और वो धीरे धीरे उसका जो टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग के साथ डाउन होता जाता है। यानी जो टेम्परेचर है वो भी कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम हाई टू लो। तो उसी तरह से जो आपका यहाँ पे करंट है वो भी फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और जो डिवाइस हम यहाँ पे यूज करते हैं टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है आपका सेल या फिर बैटरी। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है सेल और बैटरी में? तो सेल आपका एक सिंगल होता है और जो बैटरी होता है वो मल्टीपल सेल को जोड़ के बनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सो बेसिकली यहाँ पे जो SI यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो होता है वोल्ट, और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V के साथ। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी V से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका जो SI यूनिट होता है उसे भी हम V के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो डिवाइस हम यूज करते हैं वो होता है वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हमेशा कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस। ये भी चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में रीडिंग जहाँ पे आ रही है वहां पे V भी लिखा हुआ है। अब हम डिफाइन करेंगे दैट हाउ मच इज 1 वोल्ट। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमारे पास है दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge। So ये कहाँ से आया? बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला था V is equal to W over Q। तो V हमारा 1 कब होगा? जब हमारा ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। सो बेसिकली 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb। सो आप जो 1 volt है उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं that V is equal to joule per coulomb। अब हम देखते हैं that what should be the direction of the electric current। So conventionally जो हम electric current की जो direction है वो लेते हैं from positive terminal of the cell to the negative terminal। So basically ये हमारा जो सेल होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये जो बड़ी वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को और ये जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव टर्मिनल को। So आपका जो करंट होगा वो हमेशा फ्लो करेगा फ्रॉम दिस डायरेक्शन, कुछ इस तरह से पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर ये इसके अंदर यहाँ पे जो कंडक्टर है उसके अंदर फ्लो करेगा और फिर यहाँ से वापस बाहर आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं कंपेयर्ड टू द डायरेक्शन, या फिर आप कह सकते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो अब ये देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। तो नेगेटिव जो है वो हमेशा अट्रैक्ट किससे किया जाएगा? वो हमेशा अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव से। ओके, सो देयरफॉर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा फ्लो करते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि हमारा यहाँ पर है।
ठीक है, ये वाला। सो दैट्स वाई जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो ऑपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। सो अब आते हैं हमारे पास कुछ सर्किट सिंबल्स। सो बेसिकली ये जो सिंबल्स हैं उनका हम यूज करते हैं टू क्रिएट इलेक्ट्रिक सर्किट रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था दैट इलेक्ट्रिक सेल को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बैटरी होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जो भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेल आ गया, दो सेल आ गया और तीन सेल आ गया, और तीनों कनेक्टेड है इसलिए बैटरी बन जाती है। सेम वे में जो हमारे पास की होता है, फिर आप जो स्विच कहते हैं, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है जब वो ओपन होता है। तो एक्चुअल में जब आप लैब वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो की होता है वो कुछ इस तरह से एक बॉक्स होता है, और उसके ऊपर आपके पास कुछ इस तरह का एक कह सकते हैं नॉब जैसा कुछ होता है जिसे आप ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं, और जो आपका जो सर्किट होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे, क्योंकि आपने ये जो नॉब जैसी चीज होती है इसे आपने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बीच में आपके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे आपका जो ओपन होता है जब ये स्विच, तो कुछ इस तरह से दिखता है, और जब क्लोज होता है तो मतलब आपने जो नॉब है उसे वापस यहाँ पे रख दिया, सो यहाँ पे बीच में एक डॉट आ जाता है। अब जो वायर के जो जॉइंट होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं आपके इस तरह से, और आपका जो वायर क्रॉसिंग होता है विदाउट जॉइन वो कुछ इस तरह से दिखता है, मतलब कि ये जो वायर है ये वाली वो इसके ऊपर से यहाँ से चली गई। सो आप इन सबको याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, एक या दो नंबर में। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ और सर्किट सिंबल्स हैं। तो सबसे पहला इस स्लाइड में हमारे पास रेजिस्टर या फिर आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कुछ जिगजैग लाइन। अभी मैं आपको जस्ट थोड़ी देर में ही बताऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होती है। और सेम वे में हमारे पास जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है फिर रियोस्टैट होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका जो आप रेजिस्टेंस है उसे चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द रियोस्टैट। तो इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो नॉर्मल रेजिस्टेंस आ गया और उसके ऊपर हम एक एरो बना देते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप इसका यूज करना चाहते हैं या फिर इसका। और जो एम मीटर होता है जिसे हम यूज करते हैं टू फाइंड कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसे हम इस तरह से करते हैं सर्कल के अंदर ए, और यहाँ पे जो वोल्ट मीटर होता है उसे हम करते हैं यहाँ पे V के साथ, मतलब सर्कल के अंदर V, और ये बन जाता है हमारा वोल्ट मीटर का सिंबल। अब हमारे पास आता है सर्किट डायग्राम। सो बेसिकली सर्किट डायग्राम क्या होता है? इट इज अ डायग्राम which indicates how different components in a circuit have been connected using the electrical symbols for the components। तो बेसिकली यहाँ पे अभी जो हमने सिंबल्स पढ़े थे उन्हीं का यूज करते हुए जब हम एक दिखाते हैं कि जो सर्किट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास इस डायग्राम में यहाँ पे आ गया हमारे पास एम मीटर, यहाँ पे आ गया रजिस्टर, यहाँ पे आ गया वोल्ट मीटर, यहाँ पे आ गया हमारे पास सेल, यहाँ पे आ गया स्विच, और ये आ गया हमारे पास वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है कि जो एम मीटर है वो सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब डायरेक्टली आपका यहीं पे कनेक्टेड है, जो मेन वायर है उसी में, और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। सेम वे में आपका जो यहाँ पे वोल्ट मीटर है वो आपका पैरेलल में है, यानी अलग से वहाँ पे ब्रांच कर दिया गया उसे और लगा दिया गया, और इसका भी जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेल के पॉजिटिव के साथ है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव के साथ है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं यूजिंग द डिफरेंट सिंबल्स जो अभी हमने पढ़े। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ करता क्या है बेसिकली? सो ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये हेल्प करता है हमारी टू रिलेट द करंट विद द पोटेंशियल डिफरेंस। ये लॉ कहता क्या है बेसिकली? सो अगर हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it।
और हमारे पास एक कंडीशन है यहाँ पे दैट द टेम्परेचर है हमारा वो हमेशा फिक्स रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर आपका जो टेम्परेचर है वो चेंज कर गया तो ये जो ओम्स लॉ है आपका वैलिड नहीं रहेगा। सो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जितना ज़्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो आप ऐसा कुछ इस तरह से सेम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। वो था हमारा फिर से वो मोटर वाला जहाँ पर ये आ गया था, हमारा पाइप आ गया था, नीचे हमारा यहाँ पे आपका वाटर आ गया था, यहाँ पे हमने पाइप लगाई और यहाँ पे हमने ऊपर मोटर लगा दिया। सो जितना ज़्यादा पावर से यहाँ पे ये जो मोटर है वो पानी खींचेगा उतना ही ज़्यादा इस पाइप के थ्रू यहाँ पे जो पानी है वो एंटर करेगा। ठीक है, तो सेम वे में जो पाइप है वो आपकी वायर हो गई और जो यहाँ पे पानी हो गया वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये जो मोटर है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा ही आपका करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और यहाँ पे जैसे हम रिमूव करेंगे इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को यहाँ से तो हमारे को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा नया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो जो कि इस केस में होगा हमारा R और जो R होता है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास जो V का फॉर्मूला आ जाता है वो आता है V इज इक्वल टू IR। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है VI ग्राफ। तो आपको ये जो ग्राफ है वो अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। सो बेसिकली ये ग्राफ हमारे पास कहाँ से आया। सो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा दैट ओम्स लॉ। सो जो ओम्स लॉ है वो कहता है दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे आपका I भी बढ़ेगा। तो उसी की वजह से हमने यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो बनाया। मतलब जैसे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो करंट है बढ़ रहा है उसी तरह से यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। सो जब भी आपसे ओम्स लॉ पूछा जाए कि ओम्स लॉ के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए फिर ओम्स लॉ को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको सबसे पहले जो भी मैंने पिछली स्लाइड में चीज़ें बताई वो लिखनी पड़ेंगी और साथ में आपको ये जो ग्राफ है वो बनाना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो टेम्परेचर हम लेते हैं वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, दैट इज कांस्टेंट। अब हमारे पास आता है रेजिस्टेंस। सो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट। सो बेसिकली ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जो प्रिवेंट करती है उसे टू फ्लो द करंट थ्रू इट। ठीक है, तो इसे मैं आपको बेटर तरह समझाऊंगा यूजिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में। अभी जस्ट आप इसे याद रख लीजिए कि ये एक तरह से फ्रिक्शन की तरह काम करता है। जैसे आप आगे मूव करने की कोशिश करते हैं तो जो एयर का ड्रैग होता है वो आपको पीछे करने की कोशिश करता है जब आप साइकिल चला रहे होते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो फ्लो ऑफ करंट को रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम डिनोट करते हैं R के साथ। ये अभी हमने जस्ट ओम्स लॉ में पढ़ा था और ओम्स लॉ में हमारे पास आया था V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से अगर आप R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी R इज इक्वल टू V बाय I। देयरफॉर हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला है वो आ गया। और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है ओम और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के साथ। तो ये कुछ इस तरह से आपका बनेगा हमेशा। तो इसका मतलब क्या होता है ओम्स और ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है रेजिस्टेंस को। सो अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस को थ्रू एन एग्जांपल। सो आपने हो सकता है गेम खेला होगा, इस गेम को हम कहते हैं फ्लैपी बर्ड। तो सिंपल से इसका रूल होता है जब तक आप टैप करते रहेंगे स्क्रीन को तो आपका जो बर्ड है वो ऊपर जाएगा और जैसे आप टैप करना बंद कर देंगे आपको बर्ड नीचे आने लगता है। तो आपको इस तरह से टैप करना पड़ता है कि जो बर्ड है आपका इन सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो सेम वे में आप जो ये बर्ड है उसे आप इलेक्ट्रॉन समझिए और ये जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उन्हें रेजिस्टेंस समझिए। सो होता क्या है कि हर जो कंडक्टर होता है वो किसी ना किसी तरह का रेजिस्टेंस ऑफर करता है या फिर आप कह सकते हैं फ्रिक्शन या फिर ऑब्स्टिकल जो होता है वो इंट्रोड्यूस करता है टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है टू क्रॉस दैट ऑब्स्टिकल। तो अब होता क्या है कि कुछ कंडक्टर्स होते हैं जिनका जो रेजिस्टेंस होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और कई का काफ़ी लो होता है। मतलब जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही फ्लो करने में इलेक्ट्रॉन को मुश्किल आएगी। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है उसे पहले इस तरह से यहाँ से ऐसे करके अपना पाथ बनाते हुए यहाँ से दूसरे एंड से निकलना पड़ेगा।
सो सेम वे में इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है कि आपके पास ऑब्स्ट्रक्शंस होती है और आपको उन्हें क्रॉस करते हुए एक एंड से वायर कंडक्टर के दूसरे एंड पे निकलना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि दैट व्हाट इज द रेजिस्टेंस थ्रू दिस एग्जांपल। अब हम देखते हैं दैट हाउ मच इज 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। सो बेसिकली इसकी अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो आएगा हमारे पास 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end and a current of 1 ampere flows through it. So basically आपके पास जो फॉर्मूला है R का that is R is equal to V by I। तो यहाँ पर आपका जो R है वो 1 कब होगा, जब आपका V भी 1 हो जाएगा और आपका जो I है वो भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम चीज हमने लिख दिया दैट 1 ओम जो है हमारा दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। तो हमारे पास ये आ गया कि जब एक वायर के थ्रू हम या फिर एक कंडक्टर के दो एंड्स पे हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं 1 वोल्ट का और उसमें से 1 एम्पियर ऑफ जो करंट है वो फ्लो करता है, तो उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं 1 ओम। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं दैट जो ओम होता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। अब हमारे पास आते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 4 फैक्टर्स आएंगे। तो जो सबसे पहला फैक्टर है हमारा वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो इसका मतलब क्या, बेसिकली जैसे ही आपका जो कंडक्टर का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा तो उसका जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। तो अगर आप इसे फ्लैपी बर्ड वाले एग्जांपल से समझें, ये आपका लेटेस्ट से पहले इतना बड़ा कंडक्टर था और यहाँ पे आपके पास ऑब्स्टिकल्स थे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे तो फेस करना ही पड़ रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। अब यही कंडक्टर आपका जो है वो लेंदी हो गया और यहाँ पर आपके जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या हुए, बढ़ गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to its length। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं that R is directly proportional to L और जो L है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब जो सेकंड फैक्टर होता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है। तो कैसे, जैसे ही रेजिस्टेंस आपका होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो अब ये कैसे हुआ, सो लेट अस से ये हमारा फिर से एक वायर है और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस है, ठीक है, जो प्रिवेंट करे इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो करने से। तो ये लेटेस्ट से एरिया हमारा था कुछ इतना। अब मैंने सेम वायर ले लिया जो मोटा है थोड़ा, अब इसमें भी ऑब्स्ट्रक्शंस है लेकिन उतने ही ऑब्स्ट्रक्शन है जितने पहले थे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली फ्लो कर जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि जैसे जैसे आपका जो एरिया है वो बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस जो है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर जो डिफिकल्टी आती है इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए, वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो हम कहते हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देयरफॉर हमारे पास आ जाता है दैट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by A और A जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब जो थर्ड फैक्टर आता है आपका अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वो होता है नेचर ऑफ द मटीरियल ऑफ कंडक्टर। सो बेसिकली कहने का मतलब सिंपल है दैट हमारे पास कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनका जो रेजिस्टेंस होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और कुछ ऐसे हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं जिनका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी लो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है एक कॉपर और दूसरा लिया है नाइक्रोम। सो नाइक्रोम क्या होता है उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, जस्ट वो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया विच इज़ बेसिकली एन अलॉय। यहाँ पे जो कॉपर होता है वो ज़्यादा ईजिली फ्लो करने देता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपने थ्रू। इसका मतलब क्या है, जो कॉपर है उसका रेजिस्टेंस कम है कंपेयर टू द नाइक्रोम। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दैट जो नाइक्रोम होता है वो 60 टाइम्स मोर रेजिस्टेंस ऑफर करता है देन द कॉपर। तो मतलब मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कितना ज़्यादा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो ऑफर करेगा टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे जो आपका फोर्थ और जो लास्ट फैक्टर होता है अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर
वो होता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि जो आपका कंडक्टर है वो किस टेम्परेचर के ऊपर है। सो ये नोटिस किया गया है कि फॉर प्योर मेटल्स जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर एंड डिक्रीज करता है विद टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो एक प्योर मेटल है उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और कम करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। सेम वे में यहाँ पे जो एलॉयज होते हैं हमारे पास, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। तो उनका क्या होता है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से चेंज नहीं होता। अब हम देख लेते हैं एक और फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। अभी हम यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने अभी जस्ट पिछली 2-3 स्लाइड्स में पढ़ी उनका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो हमने पढ़ा था दैट जो लेंथ ऑफ जो वायर होता है या फिर जो लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को ही हमने कंबाइन कर दिया, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। यहाँ पे हमारे पास आ गया R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। और जैसे हमने यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसे यहाँ से रिमूव किया, तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया इस सिंबल को जिसे हम कहते हैं रो, RHO। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है R का वो आ गया R इज इक्वल टू रो L ओवर A। और ये जो रो है हमारे पास इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो हमारे पास जो नया फॉर्मूला बना है दैट इज R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो आपको इस फॉर्मूला का ध्यान रखना है, इसमें से भी आपसे काफी सारे जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो होता है रेजिस्टिविटी क्या होती है, बेसिकली रो क्या है। सो आपको अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा दैट R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो हमने यहाँ पे जो रो की वैल्यू है वो फाइंड आउट की, तो वो आई हमारे पास रो इज इक्वल टू R A बाय L। तो अब इसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी, सो बेसिकली अगर आपका जो A है वो किसी तरह से 1 हो जाए और जो L है वो हो जाए 1, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो रो है दैट विल बी इक्वल टू R। सो यहीं से हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो आती है दैट रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस जिसका जो लेंथ है वो है 1 मीटर और एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हमने जस्ट क्या किया, यहाँ पे जो एरिया था उसे 1 मीटर ले लिया और जो लेंथ है उसे हमने 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। तो हमारे पास जो रो की वैल्यू है वो न्यूमेरिकली इक्वल आ गई रेजिस्टेंस के। सो यही हमारा जो डेफिनेशन होता है रेजिस्टिविटी का वो होता है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका SI यूनिट क्या है। सो बेसिकली इसका जो SI यूनिट है वो है ओम मीटर। तो ओम किसका यूनिट होता है, ये यूनिट होता है R का। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, रो इज इक्वल टू R A बाय L। यहाँ पे रो की हमें यूनिट फाइंड आउट करनी है, तो हमें यूनिट नहीं पता, तो हम जस्ट यहाँ पे रो ही यूज कर रहा हूँ मैं। और R का जो यहाँ पे यूनिट है दैट इज ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो लेंथ होता है उसका यूनिट होता है मीटर। यहाँ से 1 मीटर से यहाँ पे 1 कट गया तो हमारे पास जो आया रो की यूनिट वो आ गई ओम मीटर। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे जो इसका SI यूनिट है उसे याद रख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो सीरीज का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को एंड टू एंड ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स हैं, एक है R1 और एक है R2। तो हमने इन्हें कैसे ज्वाइन किया, एंड टू एंड हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया थ्रू इन द सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2-3 चीजों का यहाँ पे ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा across the resistors of the different magnitude is different। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई रेजिस्टर है लेट अस से R1, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V1। सेम वे में R2 के साथ V2 आएगा, बट अगर R1 और R2 सेम है, ठीक है, तो उस केस में दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो सेम आएगा, दैट इज V1। मतलब अगर रेजिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस सेम होगा इन अ सीरीज कनेक्शन। और जो दूसरी चीज है वो है आपका करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। तो ये कैसे आया,
तो आप देखेंगे यहाँ पे जो करंट आई है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है, इस तरह से यहाँ पे जा रहा है, इस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करते हुए यहाँ पॉइंट बी से निकल रहा है और फिर रेजिस्टर R2 के थ्रू फ्लो करते हुए सी से निकल रहा है। तो आप इसे कुछ इस तरह समझिए कि जो आपका वायर है वो एक पाइप है और जो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है या फिर बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट है, आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसे पानी की तरह ज्यूम करिए। तो आपने पाइप के थ्रू यहाँ पे क्या किया, अब पानी को पास कराया, तो जितना पानी यहाँ से एंटर करेगा उतना ही पानी यहाँ से निकलेगा। देयरफॉर यहाँ पे जो करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर आएगा वो भी सेम आएगा, क्योंकि यहाँ से जितना करंट पॉइंट ए से एंटर करेगा सेम बी से भी एग्जिट करेगा और जितना बी से एंटर करेगा उतना सी से एग्जिट करेगा। सो एट द एंड हम कहते हैं कि जो यहाँ पे करंट होता है थ्रू ईच रेजिस्टर वो सेम आता है। यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली लिख दिया है, दैट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी जो नेट रेजिस्टेंस आएगा अक्रॉस द टू रेजिस्टर दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। बट अगर हमारे पास यहाँ पे n रेजिस्टर्स हुए, यानी बहुत सारे रेजिस्टर हुए और उनकी काउंटिंग है n, तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं दैट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। तो आपको जस्ट यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स होता है ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड वो डिफरेंट होता है और जो करंट होता है थ्रू ईच रेजिस्टर वो यहाँ पे सेम होता है। और आप चाहें तो इसकी जो डेरिवेशन है वो आप NCERT से भी देख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कनेक्शन आता है रेजिस्टेंस का वो होता है पैरेलल में। यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें होती है वो ऑपोजिट हो जाती है। तो मैंने आपको पिछले में बताया था कि जो करंट होता है वो सेम रहता है, तो यहाँ पे जो करंट होता है वो डिफरेंट हो जाता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन अ पैरेलल कनेक्शन वो सेम आता है अक्रॉस द टू पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली आप फिर से वही वाला एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं पानी वाला, कि आपके पास एक पाइप है। ठीक है, पिछली बार वो पाइप एक ही एंड था उसका, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पाइप के दो एंड्स हो गए। ठीक है, पाइप के दो एंड हुए तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो पानी आ रहा था वो यहाँ से भी निकला और यहाँ से भी निकला। तो बेसिकली ये जो पानी यहाँ से निकला, लेटेस्ट से यहाँ से 1 लीटर पानी आपने एंटर कराया, यहाँ से लेटेस्ट से 500 ml निकला और यहाँ से आपका 500 ml निकला। तो आपके जो रजिस्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से लगे हुए, तो मतलब जो करंट है वो अक्रॉस जो डिफरेंट, यहाँ पे तो मैंने इक्वल ले लिया लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही हो, डिफरेंट भी हो सकता है। तो सेम वे में जो आपका जो करंट है यहाँ पे इस सर्किट में वो क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया। करंट यहाँ से एंटर किया पॉइंट ए से, डिवाइड हो गया यहाँ पर दो हिस्सों में। अब वो डिपेंड करेगा आपका कि R की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करंट ले रखा I1 और I2, फिर वो दोनों यहाँ से एग्जिट कर रहे थे जब पॉइंट बी पे, तो फिर वो दोनों एक हो गए और पॉइंट बी से निकल गए और यहाँ पे सर्किट में वापस आ गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू रेजिस्टर्स या फिर जितने भी रेजिस्टर्स होंगे पैरेलल में, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा। तो इस केस में हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2। और जो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास आएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/Rn। तो इसका भी जो डेरिवेशन है वो आप देख सकते हैं फ्रॉम NCERT। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पावर, और जो पावर है आपको क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। सो जो पावर की डेफिनेशन होती थी हमारे पास वो होती थी पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक पावर है उसकी डेफिनेशन कुछ अलग नहीं है, तो हम कहते हैं द इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो बेसिकली इट इज़ द सेम डेफिनेशन, बस यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स हैं इलेक्ट्रिक उसका एडिशन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर की। सो इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल P के साथ, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है, दैट इज P इज इक्वल टू W/T। और इसका जो SI यूनिट है दैट इज वॉट, और यहाँ पर हम इसे डिनोट करते हैं W के साथ। अब एक्चुअल प्रैक्टिस में जो वॉट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं वॉट की जगह किलो वॉट, दैट इज इक्वल टू 1000 वॉट। लेकिन अगर आपसे कोई ऐसा यूनिट पूछे तो आपको सिर्फ वॉट लिखना है, और एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या यूज़ होता है तो हम लिखेंगे किलो वॉट। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनर्जी
एनर्जी क्या होती है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो उसे मैं इस फॉर्मूला के साथ यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। देयरफॉर मेरा जो वर्क डन आएगा, फिर जो एनर्जी आएगा, दैट विल बी इक्वल टू P इंटू टी। सो इसका मतलब ये क्या है? P इंटू टी विच इज पावर इंटू टाइम। देयरफॉर इसका जो यूनिट आता है हमारे पास, जिसे हम यूज करते हैं, दैट इज वॉट, और टाइम का यूनिट आ गया आर। सो इसका जो यूनिट हम यूज करते हैं दैट इज वॉट आर, और वॉट आर का मतलब होता है कि 1 वॉट जो पावर है वो कंज्यूम हुई इन 1 आर। सो इसका जो हम कमर्शियल यूनिट होता है दैट इज किलोवाट आर, और जो 1 किलोवाट आर होता है, अगर हम उसे कन्वर्ट करें जूल में, तो वो हमारे पास आएगा 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू, सो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो किलोवाट है उसे कन्वर्ट करना है वॉट में, तो हमारे पास आएगा 1000 वॉट, और साथ में आर को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3600 सेकेंड्स। यहाँ पर अब आ गया हमारे पास 36 और साथ में 5 zeros आ गए, और यहाँ पे आ गया वॉट और सेकेंड। तो अब जो वॉट होता है उसे अगर मैं इस फॉर्मूला की मदद से उसके यूनिट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ इन टर्म्स ऑफ जूल एंड सेकेंड, तो हमारे पास आएगा दैट जो वॉट हुआ, मैं यहाँ पे पावर की जगह वॉट लिख रहा हूँ यूनिट को, और वर्क डन की जगह जूल लिख रहा हूँ, और टाइम की जगह सेकेंड लिख रहा हूँ। सो बेसिकली मैंने जस्ट यहाँ पे इस फॉर्मूला में जो हमारे पास यूनिट्स होती हैं उनको सब्स्टिट्यूट किया, ताकि मेरे को जो वॉट है उसकी वैल्यू मिल जाए इन टर्म्स ऑफ जूल एंड सेकेंड। यहाँ पे जो वॉट है उसकी वैल्यू है जूल बाय सेकेंड, देयरफॉर मैं यहाँ पे रिप्लेस करा दूंगा 36 और यहाँ पे 5 zeros आ गए हमारे पास, और ये आगे जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड इंटू सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया और हमारे पास आ गया 365 zeros आ गए हमारे पास। और अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। सो ये आपको याद रखना है दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल, और जो किलोवाट आवर होता है दैट इज द कमर्शियल यूनिट, और यहाँ पर जो हम नॉर्मल यूनिट लेके चलते हैं एनर्जी का वो होता है वॉट आवर, और वॉट आवर होता है अमाउंट 1 वॉट पावर कंज्यूम्ड इन 1 आवर। सो अब हम डिफाइन करेंगे दैट हाउ मच पावर इज 1 वॉट। ओके, तो हमारे पास डेफिनेशन है दैट द पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपने 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क किया हर 1 सेकेंड में, या फिर 1 सेकेंड में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे पर सेकेंड की जगह आप लिख सकते हैं इन 1 सेकेंड। तो आपके पास जो फॉर्मूला था वो था P इज इक्वल टू W ओवर T। P आपका 1 कब होगा? जब आपका W भी 1 होगा और T भी 1 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जब हमने इस फॉर्मूला में पुट किया तो हमारे पास आगे 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड, और यहीं पे हमने इसे लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ और फॉर्मूला रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक पावर। सो हमने अभी पढ़ा दैट P इज इक्वल टू W ओवर T, और यहाँ पे हमने क्या किया, जो V होता है हमने पढ़ा था दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, और हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था V इज इक्वल टू W ओवर Q। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो W है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, तो हमारे पास आया V इंटू Q, उसे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा दिया, तो हमारे पास बन गया V इंटू Q डिवाइडेड बाय T। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमें पता है दैट जो I होता है दैट इज इक्वल टू Q ओवर T, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ से हमने Q की वैल्यू फाइंड आउट करी और हमारे पास आ गया I इंटू T। तो अब I इंटू T को हमने क्या किया, यहाँ पर जो Q था उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कराया, तो जो T है वो T से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आया पावर इज इक्वल टू VI। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, काफी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए P इज इक्वल टू VI का यूज करते हुए हम यहाँ पे कुछ और जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें डिराइव करेंगे।
तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था दैट V इज इक्वल टू आई आर, तो हम एक बार यहाँ पे जो V है उसको सब्स्टिट्यूट कराएंगे और एक बार जो I है उसे सब्स्टिट्यूट कराएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, V को सब्स्टिट्यूट करा दिया I R के साथ, तो हमारे पास P का जो फॉर्मूला है वो बन गया I स्क्वायर R। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जो I था उसे हमने सब्स्टिट्यूट करा दिया, ये कहाँ से आया, ये आया इस फॉर्मूला से, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, तो I की वैल्यू हमारे पास आ गई, I इज इक्वल टू V बाय आर। हमने इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कराया तो हमारे पास P की जो वैल्यू आ गई वो आ गई V स्क्वायर बाय आर। तो आपको इस फॉर्मूला को तो याद रखना ही है, साथ साथ आप चाहें तो इसको और इसको भी याद रख सकते हैं, और अगर याद ना रहे तो आप इस तरह, जैसे मैंने यहाँ पे जो P की वैल्यू है वो फाइंड आउट करी, आप उसी तरह से यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड आउट करके P की वैल्यू जो डिफरेंट फॉर्मूलाज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, तो उसमें एक जो उसका एप्लीकेशन है वो है हीटिंग। तो हीटिंग क्यों होती है, बेसिकली मैंने आपको अभी बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हर एक कंडक्टर ऑफर करता है अपने, जब भी करंट उसके थ्रू पास करता है, तो ये कुछ एक फ्रिक्शन की तरह काम करता है। तो इसकी वजह से जो हीट होती है वो जनरेट होती है, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। देयरफॉर यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो एक हीटिंग इफेक्ट भी कॉज करता है। तो ये नॉर्मली भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई वायर होती है तो उसमें से जब करंट पास करता है तो अगर आप उसे छू के देखेंगे थोड़ा तो वो हल्का सा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल heating appliances such as electric iron, electric needle, electric toaster, oven, रूम हीटर्स एंड वाटर हीटर्स, या फिर जैसे आप गीजर भी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर यूज़ किया जाता है कॉइल्स का। सो कॉइल्स जो बनी होती है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो आयरन है वहाँ पे, यहाँ पे ये जो कॉइल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है बॉटम में। सो अभी जो कॉइल्स होती हैं वो बनी होती है एक वायर की, नाइक्रोम अलॉय की, और ये जो नाइक्रोम अलॉय होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और आपका जो प्लेट होता है इसके नीचे का वो गर्म हो जाता है और आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। सो अब जो नेक्स्ट आपका हीटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है वो है कि ये यूज़ किया जाता है इन द इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली कि आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, आपने वहाँ पे देखा होगा कि उसके जो सेंटर में, जहाँ पे मतलब जो फिलामेंट होता है उसका, वो बना होता है एक वायर का। तो जैसे वो वायर ब्रेक हो जाती है तो आपका जो कहते हैं कि जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया। तो ये जो वायर होती है वो बेसिकली एक कॉइल की फॉर्म में होती है यहाँ पे, ये वो कुछ इस तरह से दिखती है आपको, और ये जैसी ब्रेक होती है आपका जो बल्ब है वो जलना बंद कर देता है। तो ये जो वायर होती है वो बनी होती है ऑफ द टंगस्टन, और जो टंगस्टन होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जब करंट उसके थ्रू फ्लो करता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और जब हीट प्रोड्यूस होती है तो ऑटोमेटिकली जो लाइट होता है वो उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है, तो लाइट भी प्रोड्यूस होता है। तो अब किस लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे टंगस्टन का, तो उसका सिंपल से रीज़न है दैट बिकॉज यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, दैट इज़ 3380 डिग्री सेल्सियस, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबल भी होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आर्गन गैस है वो भी भरी जाती है। अब आर्गन गैस क्या करती है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो कोई भी चीज़ होती है वो रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो किसी भी तरह की जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, उसे प्रिवेंट करने में हमारी मदद करता है, मतलब ये एक इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाता है। और एक और चीज़ जो टंगस्टन का यूज़ को मोटिवेट करती है वो होती है कि ये बहुत कम इवेपोरेट करता है एट हाई टेम्परेचर। क्योंकि नॉर्मली आप कोई भी मेटल लेंगे या फिर कोई भी चीज़ लेते हैं, आप अगर उसे बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो वो हमेशा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो टंगस्टन होता है वो बहुत कम इवेपोरेट करता है एट हाई टेम्परेचर। तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला कि जो टंगस्टन होता है उसका काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, दूसरा उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसलिए आप उसे यहाँ पे कॉइल की तरह बना सकते हैं, और तीसरा कि जो लो रेट पे वो इवेपोरेट होता है एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो गर्म होता है।
और वो इवेपोरेट भी कम होता है। और यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन या आर्गन का क्यों यूज किया जाता है इनसाइड द बल्ब, तो आप कहेंगे जस्ट यहाँ पे टू क्रिएट एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, ताकि वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन ना हो टेम्परेचर की वजह से। सो हमारा जो लास्ट एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। सो बेसिकली काम क्या करता है, आपका जो घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं और जो वायरिंग होती है उन्हें बचाने का काम करता है। सो यहाँ पे ये बना होता है कुछ इस तरह से। आपके पास एक ग्लास ट्यूब होती है, उसके अंदर आपके पास एक वायर होता है जिसे हम कहते हैं फ्यूज वायर, और उसके दोनों एंड्स पे लगे होते हैं मेटल कैप्स, और ये आपका जो मेन सर्किट बोर्ड होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है, जैसे ही यहाँ पर आपका जो एक्सेस करंट है, फिर काफ़ी हाई वोल्टेज पे जो करंट है वो एंटर करने की कोशिश करता है आपके घर में थ्रू द मेन सर्किट बोर्ड, तो ये कनेक्शन को कट कर देता है। तो अब ऐसा क्यों होता है, तो हम जो फ्यूज वायर यहाँ पे यूज़ करते हैं उसकी दो प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहला लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। तो अब होता क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो मतलब हीट काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो ये काफ़ी ईजिली मेल्ट कर जाता है और जो कनेक्शन होता है वो कट कर देता है। मतलब आपका जो लिमिट से ज़्यादा जो करंट फ्लो कर सकता था आपके घर में वो एंटर नहीं कर पाता, और आपके जो अप्लायंसेस होते हैं और जो वायरिंग होती है वो सेफ रहती है। सो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है दैट कि क्या क्या होनी चाहिए फॉर फ्यूज वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। और अगर आपसे बल्ब के फिलामेंट के लिए पूछा जाए तो आप कहेंगे कि उस केस में आपके पास हाई रेजिस्टेंस तो होना ही चाहिए, साथ में हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब एंड द फ्यूज वायर। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है या फिर मैथ्स के किसी भी चैप्टर में कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप उसे वहाँ पे अपलोड करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर that question. So इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay healthy and stay safe.